नेक्स्ट जो शोबा आता है हमारा हमारे पास डिपार्टमेंट साइंस का, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसने तो हमारे पूरे लाइफ स्टाइल को ही, इंसानी ज़िंदगी को ही यकसर बदल के रख दिया है। इसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है। पहले मैं इसकी रीडिंग कर देती हूँ। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ने इंसानी जिस्म की कारकर्दगी को समझने में निहायत अहम किरदार अदा किया है। जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से खासकर वरासती खवास में रद्दोबदल करके नई अनवा स्पीशी पैदा करना अब एक हकीकत बन गया है। इंसान में इंसुलिन हार्मोन बनाने वाले जीन्स बैक्टीरिया के डीएनए में शामिल करके मसनूई इंसुलिन बनाई जा रही है, जो डायबिटीज के मरीजों के इलाज में बहुत कारगर साबित हुई है। ये बेटे जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है वो रीसेंट ब्रांच ऑफ साइंस कहलाती है, साइंस की सबसे यानी कि जदीद ब्रांच। ठीक है, ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंडर आती है, जिसमें हम जो है वो एक मॉलिक्यूल को और मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद एटम और एटम के अंदर मौजूद न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर मौजूद क्रोमोसोम्स और क्रोमोसोम पर मौजूद डीएनए को स्टडी करते हैं। डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड ये क्रोमोसोम पर पाया जाता है और ये हेरिडिटरी मटेरियल है, विरासती मादा है, जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, वालदैन से बच्चों में कैरेक्टर्स को मुंतकिल करता है, चाहे वो ह्यूमन हो, चाहे वो प्लांट्स हो या कोई एनिमल। ठीक है, हर एक के पेरेंट्स से उसके ऑफस्प्रिंग में, उसके बच्चों में उसके कैरेक्टर्स मुंतकिल होते हैं। ठीक है, तो बेटे ये कैरेक्टर्स जीन्स की फॉर्म में डीएनए पर मौजूद होते हैं, क्रोमोसोम्स पर मौजूद होते हैं। ये असल में पीसेस ऑफ डीएनए ही होते हैं। ठीक है, तो ये हेरिडिटरी कैरेक्टर्स जो हैं, जब ट्रांसफर होते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, तो अगर पेरेंट्स में कोई डिजीज है तो वो भी बच्चों में मुंतकिल हो जाती है। जैसे बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं जो बाय बर्थ होते हैं, पैदाइशी तौर पे होने वाले नकाइस जो वालदैन से बच्चों में, जैसे कलर ब्लाइंडनेस है, हीमोफीलिया है, थैलीसीमिया है, सिकल सेल एनीमिया है। ठीक है, तो ये सब जो है वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो जाते हैं और हो सकते हैं, इसके बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो जब जेनेटिक इंजीनियरिंग में रिसर्च हुई और इस शोबे में साइंस ने तरक्की की, तो अब हम इस काबिल हो गए हैं कि इन हेरिडिटरी करेक्टर्स को मैनिपुलेट कर सकें, यानी जो एब नॉर्मल जीन्स पाई जाती हैं उन्हें नॉर्मल जीन्स से रिप्लेस कर सकें। इसके अलावा जीन्स को मैनिपुलेट करके एनिमल्स में और प्लांट में ये काम हो रहा है। खासतौर पे प्लांट में तो काफी हद तक हो रहा है कि जीन्स को मैनिपुलेट करना, यानी अगर कोई प्लांट, किसी प्लांट में जो है वो वीक जीन्स हैं, जो बीमारी के जीन्स हैं, तो उन्हें रिप्लेस करके नॉर्मल जीन वहाँ पे डाल दिए जाएं। अगर कहीं पर जो है वो अच्छे विटामिन ए बनाने वाले जीन्स नहीं है, तो बेहतरीन विटामिन ए वाले जीन्स इंट्रोड्यूस करवा दिए जाएं लेबोरेटरी में और फिर उन्हें ग्रो करवाया जाए, तो नई स्पीशीज जो है वो बन जाती है प्लांट की। आपको मालूम है क्रॉस ब्रीड भी करवाई जा रही है। ठीक है, चाइना में तो बहुत ही कॉमन है कि दो मुख्तलिफ प्लांट्स को मिलाकर एक नया प्लांट बना देना। आप बहुत सारा फ्रूट मार्केट में देखते हैं तो कहते हैं ये चाइना का है, ये जो है वो मैनिपुलेट हुआ है। ठीक है, यानी इसके जो है वो हेरिडिटरी कैरेक्टर्स को चेंज किया हुआ है। जैसे अभी हम काफी सारे जो है वो अकसाम देख रहे हैं, जिसको गुलासी वगैरह कहा जा रहा है। खरबूजा होता था, अब गुलासी भी आ गया है। स्ट्रॉबेरीज की भी बहुत सारी टाइप्स हैं और सेब और मैंगो की भी बहुत सारी टाइप्स आ जाती हैं। ठीक है, ये सब हम कहते हैं कि चाइना का फ्रूट है, इवन दो के वेजिटेबल्स में भी। तो इसमें ये चाइना वगैरह नहीं, ये असल में क्रॉस ब्रीड होते हैं, ये चेंज होते हैं। तो ये सब जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू करवाया जा रहा है, प्लांट में कॉमनली हो रहा है। इसी तरह से कॉमन जो यूज इसका है वो ऐसे केमिकल्स, हार्मोन्स और एंजाइम्स बनाना है जो सिर्फ इंसानी बॉडी बना सकती है। फॉर एग्जांपल इंसुलिन है, इंसुलिन इज अ हार्मोन, ठीक है, विच इज नेसेसरी फॉर कंट्रोलिंग द ब्लड शुगर लेवल। ये ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन हार्मोन का होना जरूरी है, एक मखसूस मिकदार में, जो बनाता है हमारा पेंक्रियास। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि पेंक्रियास में जो इंसुलिन बनाने वाले सेल हैं वो काम नहीं करते और प्रॉपर इंसुलिन नहीं बनाते, जिसकी वजह से होता क्या है कि ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाता है। अब ऐसे पेशेंट में जिनके पेंक्रियास नॉर्मल काम नहीं कर रहा और ब्लड में शुगर लेवल बढ़ रहा है, उन्हें हम क्या कहते हैं, डायबिटिक पेशेंट, ज़ियाबेतीस के मरीज कहते हैं, और हम कहते हैं कि इन्हें शुगर का मर्ज है। तो उनको क्या किया जाता है बेटा, उनका ट्रीटमेंट कैसे होता है कि उन्हें बाहर से इंसुलिन के इंजेक्शन प्रोवाइड किए जाते हैं। बिफोर मील, हमेशा खाना खाने से पहले वो इंसुलिन लेते हैं बाहर से इंजेक्शन के थ्रू। अब ये इंसुलिन पहले जब तक जेनेटिक इंजीनियरिंग
जो है वो नहीं डेवलप हुई थी, इतनी ज़्यादा इस पे रिसर्च नहीं हुई थी, तो ये इंसुलिन जो है वो एनिमल्स से ली जाती थी, ठीक है? गोट से, शीप से, इनके पैंक्रियास से ये इंसुलिन, इनके ब्लड से ये इंसुलिन जो है वो एक्सट्रैक्ट करके फिर वो इंजेक्शन के थ्रू ह्यूमन को देते थे। अब ह्यूमन की अपनी इंसुलिन जेनेटिक इंजीनियरिंग के जो है वो तरीक़ाकार को इस्तेमाल करते हुए बनाई जा रही है। कैसे? कि किसी भी नॉर्मल पर्सन्स के किसी भी सेल से इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन जो है वो नॉर्मल जीन वो निकाल लिए जाते हैं और उन्हें बैक्टीरिया में डालकर, क्योंकि बैक्टीरिया आधे घंटे में 100 बन जाते हैं, बैक्टीरिया इतने रैपिडली ग्रो करते हैं, तो जब वो बैक्टीरिया के अंदर चले गए प्लाज्मिड की फॉर्म में ये इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन, तो उस बैक्टीरिया ने आधे घंटे में 100 बैक्टीरिया और बना दिए नए, ठीक है? अब उन 100 के 100 बैक्टीरिया में सब में जो है वो इंसुलिन बनाने वाले जीन्स आ गए। अब वो 100 के 100 बैक्टीरिया जो है वो इंसुलिन बना रहे हैं। अब वो कौन सी इंसुलिन बना रहे हैं? ह्यूमन की अपनी इंसुलिन, क्योंकि वो जीन्स किसके थे? ह्यूमन के थे, नॉर्मल ह्यूमन के जीन, ठीक है? अब उस इंसुलिन को उन बैक्टीरियल कॉलोनी से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, इसका भी प्रॉपर मेथड है, ठीक है? और फिर इंजेक्शन के थ्रू वो इंसुलिन डायबिटिक पेशेंट को प्रोवाइड की जाती है, जो इंसान की अपनी इंसुलिन होती है, तो वहाँ रिजेक्शन के चांसेस भी कम होते हैं, कॉम्प्लिकेशन भी कम आती है और इंसान को इंसान की अपनी इंसुलिन प्रोवाइड हो जाती है। ये तो एक जो है वो एग्जाम्पल है जेनेटिक इंजीनियरिंग के इस्तेमाल की। इसी तरह से बहुत सारे एंजाइम्स और हार्मोन्स बनाने में और जीन थेरेपी में इस जेनेटिक इंजीनियरिंग को इस्तेमाल किया जा रहा है। बहुत ड्रास्टिक चेंज आ गई है हमारी लाइफ में इस जेनेटिक इंजीनियरिंग की जो है वो इस्तेमाल की वजह से। जी, आखिरी जो यहाँ पर डिपार्टमेंट बयान किया है वो साइंस का जहाँ यूज़ हो रहा है बहुत ज़्यादा साइंटिफिक रिसर्च जो इस्तेमाल हो रही है वो है पॉल्यूशन कंट्रोल। इसको पहले पढ़ देते हैं, आलूदगी पर कंट्रोल ना। ज्यादा सनतों के वजूद में आने से मौजूदा दौर में इंसान और दूसरे जानदारों की बका को सबसे बड़ा खतरा माहौलियाती आलूदगी से लाहक है। हवा, जमीन और पानी में आलूदगी बढ़ने से इंसान और जंगली हयातियात यानी वाइल्ड लाइफ को भी खतरा दरपेश है। अलावा इसी बहुत से पौधे और जानवर जो लाखों साल से हमारे माहौल के तवाजुन को बरकरार रखे हुए थे, खत्म होते जा रहे हैं। साइंस में तहकीक के जरिए साइंसदान आलूदगी फैलाने वाले अनासर यानी पॉल्यूटेंट की वजह से नुकसानात का जायजा ले रहे हैं और इस आलूदगी को कंट्रोल करने के लिए काम कर रहे हैं। इससे अंदाजा होता है कि साइंस के मुताले ने हमारी जिंदगी पर गहरे असरात मुरतब किए हैं। किसी भी कौम के अफराद पर इस माशरे की तरक्की का गहरा असर पड़ता है। इनफरादी तौर पर हम जिंदगी की आसाइशों से इसी वक्त लुत्फ अंदोज हो सकते हैं अगर इज्तिमाई तौर पर माशरे में साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की हो रही हो। टेक्नोलॉजी जितनी तरक्की याफ्ता होगी और आम होगी, म्यार जिंदगी इतना ही बुलंद और बेहतर होगा। जी, इस पैराग्राफ में बता रहे हैं बेटे कि जैसे जैसे साइंस ने तरक्की की, ठीक है, और सनतें लगती चली गई, मशीनों का इस्तेमाल बढ़ गया जिंदगी में, ठीक है, तो माहौल में आलूदगी भी बढ़ती चली गई। जैसे अभी हमने जिक्र किया पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड केमिकल्स का, जो असल में तो पेस्ट को किल करने के लिए था, जर्म्स को किल करने के लिए, लेकिन माहौल भी तो आलूदा हो रहा है ना उससे। इसी तरह से जो मशीनें हैं उनका जो वेस्ट मटेरियल होता है, चाहे वो पानी में डाला जाए, इंडस्ट्रीज का वेस्ट मटेरियल, या धुएं की सूरत में फजा में आए, ये जो हम ट्रांसपोर्ट के मीन्स यूज कर रहे हैं, जितने भी व्हीकल्स हैं उनसे निकलने वाला धुआं, उनसे निकलने वाली, उनकी रगड़ से पैदा होने वाली क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और हमारे घरों में जितनी भी मशीनरी इक्विपमेंट अप्लायंसेस यूज हो रहे हैं, इनसे निकलने वाली रेज और इनसे निकलने वाला धुआं और इनसे निकलने वाले सारे वेस्ट मटेरियल, सब हमारे माहौल को आलूदा करने का सबब है। पूरा माहौल पॉल्यूशन ज़्यादा हो गया है, ठीक है। तो इससे हुआ क्या है कि दुनिया में रहने वाले तमाम जानदार, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो इंसान हो, सबको खतरा लाहक है, ठीक है। और वाइल्ड लाइफ, जंगली हयातियात भी खत्म होती चली जा रही है। बहुत सारे जंगलात कट गए हैं और जितने भी वाइल्ड एनिमल्स थे वो नापैद होते जा रहे हैं। नापैद होना, एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं, खत्म होते चले जा रहे हैं। अब हमारे यहाँ शेर और चीते और ये हाथी वगैरह कहाँ मिलते हैं, इन्हें बाहर से लाकर रखा जाता है, ठीक है, हमारे जो है जू वगैरह के अंदर। तो पहले तो यहाँ से ये मुजफ्फराबाद से लेकर ये जो अपना है झांगा मांगा तक, ये सारे जंगलात ही जंगलात थे, तो फॉरेस्ट लाइफ, वाइल्ड लाइफ भी बहुत ज्यादा थी, ठीक है। और इन तमाम एनिमल्स ने और पौधों ने जो है वो लाखों साल से हमारे माहौल में एक बैलेंस कायम किया हुआ था, ठीक है। एक इकोसिस्टम होता है ना, तमाम एनिमल्स, तमाम जानदार जो हैं और नॉन लिविंग भी, ठीक है, वो सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। नॉन लिविंग यानी इन्वायरमेंट, ठीक है, माहौल और उसमें रहने वाले जानदार सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं और एक सिस्टम के तहत एक दूसरे से लिंक किए हुए होते हैं, जिसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। अब जाहिर है कि जब वाइल्ड लाइफ में
जो है वो कमी आई और माहौल में तब्दीलियां आई, एनवायरमेंटल फैक्टर्स अफेक्टेड हुए, आलूदगी बढ़ी, तो ये पूरा इकोसिस्टम भी डिसबैलेंस हो गया। ठीक है, तो अब साइंसदान जो है रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च के जरिए उन्होंने पॉल्यूटेंट का पता लगाया कि कौन कौन से अनासर हैं, ऐसे कौन कौन से केमिकल्स और चीज़ें हैं जो आलूदगी फैलाने का सबब हैं और उनसे कितने नुकसान हो रहे हैं, उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो कंट्रोल करने के लिए जैसे इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का तरीका, बायोलॉजिकल मेथड्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट किस तरह से बनाई जाए, उसके लिए कौन कौन से मेथड्स अपनाए जाएं कि जो जर्म्स भी किल हो जाएं और माहौल भी आलूदा ना हो, वो सब साइंसदान रिसर्च करके हमें रोज बताते रहते हैं और इस पर रिसर्च अभी भी हो रही है। ठीक है, तो साइंस जो है वो पॉल्यूशन को कंट्रोल करने में भी अहम किरदार अदा कर रही है। ठीक है, तो इसको समराइज इन सारे शोबों को इस तरह से किया गया है कि जैसे जैसे साइंस तरक्की करती है, कोई भी माशरा और कोई भी कौम तरक्की करती है, क्योंकि देखें हमारी किसी भी माशरे, किसी भी फर्द की तरक्की असल में माशरे की तरक्की है। ठीक है, इनफरादी तौर पे ज़िंदगी में जितनी भी आसाइशें आ जाएं, लेकिन जब तक इज्तिमाई तौर पर पूरे मुल्क में किसी कौम में डेवलपमेंट नहीं आती और सबको जो है वो साइंटिफिक तरीक़ाकार अपनाने की आदत नहीं पड़ती। अगर एक के पास सेल फोन है तो आपके बाकी पूरे मोहल्ले में या आपके रिश्तेदारों दोस्तों में किसी के पास भी नहीं है, तो आप किससे बात करेंगे। ठीक है, तो जब तक सारे के सारे माहौल में साइंस की तरक्की का जो है वो किसी कौम के हर फर्द में साइंस की तरक्की का जो है वो फ़ायदा नज़र नहीं आता, उस वक़्त तक जो है वो साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की का कोई जो है वो असर पूरे माशरे पर नज़र नहीं आता। साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की का असर जो है उस वक़्त नज़र आएगा जब हर फ़र्द का मेयारी ज़िंदगी बुलंद हो और जितना हम साइंस में तरक्की करते जाएँगे, जितनी हम टेक्नोलॉजीज़ को इस्तेमाल करेंगे बेहतरी के लिए मस्मत डायरेक्शन में, उतना ही कौम भी तरक्की याफ़्ता होगी, मेयारी ज़िंदगी भी बुलंद होगा, सहूलियात भी मैसर होंगी और जो है वो ज़िंदगी बेहतर से बेहतर होगी।